हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेट्रोलॉजी में मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश इसके अंतर्गत फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश एवं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रफनेस पैरामीटर CLA एंड RMS वैल्यू इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश है उसको प्रभावित करने वाले तत्व या सतह रुक्षता है, उस सतह रुक्षता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कंपन। कोई भी मशीनिंग प्रक्रम हम करते हैं तो मशीनिंग प्रक्रम के दौरान मशीन कंपन करती है। कोई मशीन ज़्यादा कंपन करती है और कोई कम कंपन करती है। ये डिपेंड करता है कि मशीन है उस मशीन को हमने किस प्रकार से स्थापित किया है। अगर मशीन को हमने अच्छी तरह से स्थापित किया है तो कम कंपन करेगी, और मशीन अगर आपकी लूज है, ढंग से स्थापित नहीं किया है आपने उसको, तो वो ज़्यादा कंपन करेगी। तो ये कंपन है, ये कंपन मशीन है, मशीनित सतह है, उस मशीनित सतह की रुक्षता है उसको प्रभावित करते हैं। तो कंपनों के द्वारा क्या होती है, रुक्षता बढ़ जाती है, सरफेस रफनेस है वो बढ़ जाती है। कंपनों द्वारा सतह की रुक्षता बढ़ती है। यदि किसी मशीन पर कार्य करते समय कंपन होते हैं तो कार्य की सतह खराब होती है। तो पहला कारक आपका हो गया कंपन। तो अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए मशीन है उस मशीन पे कंपन है वो कम से कम होने चाहिए। दूसरा है कार्यखंड का पदार्थ, मटेरियल ऑफ वर्कपीस। कार्यखंड का पदार्थ भी बनने वाले उत्पाद की सतह की फिनिश को प्रभावित करता है। ठीक है, कोई मटेरियल आपका हार्ड होता है, कोई मटेरियल सॉफ्ट होता है। ठीक है, कोई मटेरियल आपका डक्टाइल होता है, कोई ब्रिटल होता है। तो कार्यखंड का जो पदार्थ है ये भी आपकी सरफेस रफनेस है, उस सरफेस रफनेस को प्रभावित करता है। कार्यखंड का पदार्थ भी बनने वाले उत्पाद की सतह की फिनिश को प्रभावित करता है। तीसरा आपका है मशीनिंग प्रक्रम का प्रकार, टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। उत्पाद को बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रक्रम है वो यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस है वो यूज करते हैं। उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रम भी उत्पाद की सतह की फिनिश को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट को हमने गैस कटिंग के द्वारा या हेक्सा से काटा, तो गैस कटिंग से या हेक्सा से काटेंगे तो वो सरफेस की फिनिश है वो डल होगी, रफ होगी। गैस कटिंग हेक्सा आदि से रुक्ष सतह बनती है एवं होनिंग लैपिंग आदि से स्मूथ सतह बनती है। तो टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस यानी मशीनिंग प्रक्रम है वो आपने किस प्रकार का चूज किया है उससे भी आपकी सरफेस फिनिश है वो प्रभावित होती है। दूसरा आप नेक्स्ट है आपका निकाय की दृढ़ता, रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम। आपका कटिंग सिस्टम है जिसमें मशीन टूल, कार्यखंड, फिक्सर आदि शामिल है ना। मशीन टूल यानी मशीन जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, कार्यखंड वर्कपीस जिसके ऊपर हमें कार्य किया जाना है, और फिक्सर जिसमें कि कार्यखंड को हम पकड़ते हैं। उनकी रिजिडिटी यानी उनकी दृढ़ता है वो भी सरफेस की सतह की फिनिश को प्रभावित करती है। अगर आपका कर्तक निकाय कटिंग सिस्टम है वो रिजिड होगा तो सतह की फिनिश अच्छी आएगी, और अगर आपका कटिंग सिस्टम है वो रिजिड नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो उससे आपकी सरफेस फिनिश खराब हो सकती है। तो निकाय की दृढ़ता है, रिजिडिटी ऑफ सिस्टम है, ये भी सतह की रुक्षता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका है मशीनिंग परिस्थितियाँ। तो पहले तो हमने पढ़ा था मशीनिंग प्रक्रम का प्रकार, टाइप्स ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, उसके कारण अनियमितता होती है। अब है आपके मशीनिंग परिस्थितियाँ, मशीनिंग कंडीशंस, यानी कार्यखंड है उस कार्यखंड पे हम मशीनिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार की मशीनिंग है आपकी, उससे भी आपकी मशीनिंग परिस्थितियाँ जो है किन कंडीशन में हम
कार्यखंड है, उस कार्यखंड पे प्रक्रम कर रहे हैं, तो मशीनिंग कंडीशन है ये भी सरफेस रफनेस है उसको प्रभावित करती है। तो मशीनिंग परिस्थितियों में निम्न कंडीशंस आती है। सबसे पहले आती है फीड। जैसा कि हम जानते हैं फीड दो प्रकार की होती है, एक फाइन फीड होती है और एक कोर्सर फीड होती है। फाइन फीड है, उस फाइन फीड से आपकी सतह की फिनिश अच्छी आती है। फाइन फीड में हम हल्की हल्की फीड देते हैं तो उसमें आपकी फिनिश है वो अच्छी आएगी, और कोर्स फीड है उसमें हम फीड ज़्यादा देते हैं तो सरफेस की फिनिश है वो रफ आती है। तो कोई भी प्रक्रम अगर हमें जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा काटनी हो तो पहले हम कोर्स फीड इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद में फाइन फीड इस्तेमाल करते हैं। फाइन फीड में फिनिश अच्छी आती है और कोर्सर फीड में फिनिश है वो खुरदरी आती है, रफ आती है। इसके बाद में स्पीड। कोई भी मशीन है, उस मशीन पे अगर हम हाई स्पीड पे काम करते हैं तो सतह की फिनिश अच्छी आती है, और लो स्पीड पे काम करते हैं तो सतह की फिनिश है उतनी अच्छी नहीं आ पाती। तो लेथ मशीन है, उस लेथ मशीन पे जब भी हमें सरफेस फिनिश अच्छी लानी हो तो हम लेथ मशीन की जो स्पिंडल है उस स्पिंडल की स्पीड है वो हाई रखते हैं, और रफ कटिंग जब हमें करनी होती है तो लेथ मशीन की स्पिंडल है उसकी स्पीड को हम कम रखते हैं। तो पहली होगी आपकी फीड, दूसरी होगी स्पीड। नेक्स्ट आपकी डेप्थ ऑफ कट अर्थात टूल है, उस टूल को हम कार्यखंड में कितना दसा रहे हैं वो डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। तो कम डेप्थ ऑफ कट है उससे मशीनिंग आपकी अच्छी आएगी, यानी हमें टूल है उस टूल को कार्यखंड में कम दसा रहे हैं तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अगर हमने ज़्यादा दसा दिया टूल को कार्यखंड में तो आपका खुरदरा कार्यखंड है वो प्राप्त होगा, यानी सरफेस की जो रफनेस है वो सरफेस की फिनिश है वो ख़राब आएगी, रफनेस ज़्यादा आएगी। तो ये तीन मशीनिंग परिस्थितियाँ होगी आपकी, फीड, स्पीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है प्रशीतक का प्रकार, टाइप ऑफ कूलांट। प्रशीतक का प्रकार, टाइप ऑफ कूलांट। मशीनिंग प्रक्रम हम करते हैं तो काफ़ी मशीनिंग प्रक्रमों में हम कूलांट यूज़ करते हैं। कूलांट से आपका टूल ठंडा रहता है, कार्यखंड ठंडा रहता है, और चिप्स बनती है वो भी ठंडी रहती है। तो मशीनिंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कूलांट भी सतह की फिनिश को प्रभावित करता है। प्रयोग में लिए जाने वाला कूलांट मशीनिंग के बाद बनने वाली सतह के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। तो कूलांट होता है वो चिप्स को और बुरादी को हटाने में सहायक होता है, जिसके कारण आपकी सतह की फिनिश है वो अच्छी आती है। इसलिए हमें सही प्रकार के प्रशीतक का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपकी सरफेस की फिनिश अच्छी आए, और ये सतह के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर सतह के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो सरफेस है वो आपकी खराब हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट है आपका कटिंग टूल। कटिंग टूल की ज्यामिति, आकार, प्रकार, पदार्थ आदि भी मशीनिंग से बनने वाली सतह की फिनिश को प्रभावित करते हैं। लेथ के ऊपर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कर्तक धार अगर ब्लंट है तो आपकी सरफेस की रफनेस है वो बेकार है, सरफेस की जो फिनिश है वो अच्छी नहीं आएगी। और अगर आपकी टूल की जो नोक है वो अच्छी बनाई हुई है, शार्प है, तो सरफेस फिनिश है वो अच्छी आएगी। तो इस प्रकार टूल की ज्यामिति के साथ साथ आकार, प्रकार और पदार्थ भी मशीनिंग से बनने वाली सतह की फिनिश को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक और भी होते हैं, जैसे मशीन का प्रकार। मशीन आपकी अच्छी कंडीशन में है तो सरफेस फिनिश आपकी अच्छी आएगी, और मशीन आपकी पुरानी है तो सरफेस फिनिश है वो अच्छी नहीं आएगी। ऑपरेटर की दक्षता, ऑपरेटर अगर आपका परफेक्ट है, दक्ष है कार्य करने में तो अच्छी सरफेस फिनिश प्रदान करेगा, और अगर आपका
ऑपरेटर स्किल्ड ऑपरेटर नहीं है, नॉइस किया है, तो वो आपकी सतह की फिनिश को बिगाड़ देगा। तो ये आपके मुख्य फैक्टर्स हैं, मुख्य घटक है जो कि सरफेस की रफनेस है या सरफेस की फिनिश है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो सरफेस फिनिश है उस सरफेस फिनिश को डिटरमिन कैसे करेंगे हम। सरफेस फिनिश है, उस सरफेस फिनिश की सतह की प्रकृति है उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। ये आपके नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को कैसे डिटरमाइन करेंगे। सतह की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए सतह की कोटियों और घाटियों के बीच की ऊंचाई में बहुत विविधता होती है। ये आपका पैटर्न है रफनेस का, अनियमितताओं का पैटर्न है। इस अनियमितता में क्या होता है, ये कोटियां भी होती है और घाटियां भी होती है। ये क्रिस्ट है और ये रूट है, तो इनमें बहुत अंतर है। कोई ये यहाँ पे है क्रिस्ट, कोई क्रिस्ट यहाँ है, कोई रूट यहाँ है, कोई रूट यहाँ है। सतहों की प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए सतह की कोटियों और घाटियों के बीच की ऊंचाई में बहुत विविधता होती है और उन्हें मापना सरल नहीं होता, तो इसलिए हम इनको आसानी से नहीं माप सकते। सतहों का विश्लेषण करने के लिए सतह के शिखर, यानी ये शिखर हो गया, और घाटियाँ, ये घाटियाँ, इनका ग्राफ किसी उपयुक्त यंत्र से तैयार कर लेते हैं। तो कोई सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है, उस सूटेबल इंस्ट्रूमेंट से सतह की रफनेस की ये जो शिखर और घाटियाँ हैं इसका ग्राफ है वो हम किसी उपयुक्त यंत्र से तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में एक सेंटर लाइन डालते हैं, ये सेंटर लाइन एक्स वाई एक्स एक्स, ये सेंटर लाइन एक्स एक्स इस प्रकार डालते हैं कि इस सेंटर लाइन के ऊपर के क्षेत्रफल और नीचे के क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये लगभग बराबर हों, ये लगभग बराबर हो। तो ये इस चित्र में दिखाया हुआ है। तो अब हम सतह की रुक्षता का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने किसी उपयुक्त यंत्र के द्वारा ये जो अनियमितता का पैटर्न है इसका हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद में हमने एक सेंटर लाइन खींची। सेंटर लाइन इस प्रकार से खींची कि सेंटर लाइन के ऊपर वाले क्षेत्र और नीचे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो लगभग बराबर हो। अब हम दो प्रकार से सतह की रुक्षता का मान है वो निम्न दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। यह मान मध्य रेखा से, यह आपकी मध्य रेखा है, इस मध्य रेखा से सतह की कोटियों की ऊंचाइयों, सतह की कोटियों की ऊंचाइयों या गहराइयों के वर्गों, यानी जैसे ऊंचाई एच से निरूपित करें हम तो ऊंचाइयाँ हो गई आपकी H1 H2 H3। तो सतह की कोटियों की ऊंचाइयों या गहराइयों के वर्ग कर दिया हमने, H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर एंड सो ऑन HN तक। वर्गों के माध्य n से भाग दे दिया तो माध्य हो गया आपका। फिर उसका वर्गमूल, ये हमने क्या ले लिया इसका, ये वर्गमूल, वर्गमूल के बराबर होता है। सतह की कोटियों की ऊंचाइयों या गहराइयों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल, वर्गों के माध्य यानी वर्ग है H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर, इसका माध्य n से डिवाइड कर दिया तो माध्य हो गया। फिर इसका क्या निकाल दिया हमने, स्क्वायर रूट निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया, तो इसके बराबर होती है। तो इसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है। यदि परीक्षण लंबाइयों सैम्पलिंग लेंथ है उनको हम n बराबर भागों में बांट लें तो इस चित्र के अनुसार एच आर एम एस हो गया आपका H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर एंड सो ऑन HN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, इसका वर्ग मूल। तो ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू। अब नेक्स्ट है आपका सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू, CLA वैल्यू। ये तो आरएमएस वैल्यू था, अब आपका आएगा CLA वैल्यू, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू।
सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू या CLA वैल्यू। ये क्या होता है, मध्य रेखा से सब कोटियों की औसत ऊंचाइयों को, मध्य रेखा से सब कोटियों की औसत ऊंचाई, यानी औसत ऊंचाई हो गई H1 + H2 + H3, n से भाग दे दिया तो औसत हो गई। तो मध्य रेखा से सब कोटियों की औसत ऊंचाई को CLA मान कहते हैं, सेंटर लाइन एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो मध्य रेखा से सब जो कोटियां हैं या गहराइयां हैं उसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। तो H1 + H2 + H3 ये है, इसमें n का भाग दिया तो औसत होगी, ये तो ऊंचाइयाँ होगी और इसमें n का भाग दे दिया तो औसत होगी। तो मध्य रेखा से सब कोटियों की औसत ऊंचाई को CLA अर्थात सेंटर लाइन एवरेज मान कहते हैं। पृष्ठ या सतह की फिनिश का मूल्यांकन सूक्ष्म अनियमितताओं की मध्य रेखा से ऊंचाई और विशेषताओं के द्वारा किया जा सकता है। ये एक उदाहरण दिया हुआ है, ये प्रोसेस है जिसको हम लेथ मशीन द्वारा तैयार किया गया है। चित्र 5.4 में दर्शाई गई सतह खरादर प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई है। इस सतह से XY अक्ष से, ये जो आपकी XY अक्ष है, इस XY अक्ष से दूरियां हैं वो सारणी में दी गई है। ये आपकी XY अक्ष है, इस XY अक्ष से ABCDEFG सो ऑन, इनकी जो दूरियां हैं वो इसमें दे रखी है। ये आपकी स्थिति होगी ए की स्थिति की XY अक्ष से दूरी 2 माइक्रोमीटर है, ये इसका दूरी का वर्ग हो गया। B की इतनी है, C की इतनी, D की, ऐसे करके ये आपके टोटल 18 हो गई, ऐसे लगा के R तक 18 वैल्यूज हो गई। तो ये 18 वैल्यूज हैं, इनका मान आया 49.75। तो 49.75 को 18 है, 18 से डिवाइड कर दिया तो औसत ऊंचाई का मान आ गया आपका, ये आ गया आपका औसत ऊंचाई का मान, यानी ये CLA वैल्यू आ गई आपकी। इसके बाद में ये जो औसत ऊंचाई है इसका वर्ग ये रहा। तो वर्ग का मान कितना है, 172 में ये सैम्पलिंग लेंथ जो 18 है, 18 का भाग दे दिया, फिर इसका वर्गमूल निकाल लिया, तो ये आपकी हो गई RMS मान। तो ये तो आपका CLA मान हो गया और ये आपका RMS मान हो गया। तो इस प्रकार से हम सतह की प्रकृति है उसका मूल्यांकन रूट मीन स्क्वायर के द्वारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और CLA वैल्यू से कर सकते हैं। धन्यवाद।